आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे नीड ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क कि आपका जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है इसकी नीड क्यों है हमें। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की नीड समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एरे जो है हमारा जावा में उसके डिमेरिट्स क्या हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। तो अगर मैं एरे की बात करूं, एरे इज ए स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, इट मीन्स इट कैन नॉट ग्रो डायनेमिकली। यानी कि आपका एक एरे जो है ये एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। मैंने एक एरे यहाँ पर क्रिएट किया है, एम्प्लॉय टाइप का एक एरे है जिसका साइज क्या है 3 है। तो इट मीन्स इस एरे के अंदर मैं 3 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स स्टोर नहीं करा सकता। अगर मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होती है रन टाइम पर, 3 की जगह मुझे 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा यूजिंग एरे, बिकॉज जो एरे होती है आपकी फिक्स्ड इन साइज होती है। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। पहला क्या है, एरे हमारा एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर यानी फिक्स्ड इन साइज है। और इसी तरीके से अगर मैंने एरे क्रिएट किया है और उसका साइज 100 एलिमेंट्स रख दिया और मैंने एरे में एलिमेंट्स स्टोर कराया ओनली 50, तो मेरी जो 50 मेमोरी लोकेशंस होंगी वो क्या होंगी, वेस्ट हो जाएंगी। बिकॉज जो एरे है उसका आपने एक बार साइज अलोकेट कर दिया तो वो इंक्रीज नहीं हो सकता और डिक्रीज भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। एरे इज होमोजेनस डेटा स्ट्रक्चर। आपका जो एरे है वो एक होमोजेनस डेटा स्ट्रक्चर है। तो इट मीन्स हम एरे के अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। ये मेरा एक एम्प्लॉय टाइप का एरे है, तो इसके अंदर मैं ओनली एम्प्लॉय टाइप के एम्प्लॉय टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, यानी कि एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है जो 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा इजीली। अगर मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट फर्स्ट इंडेक्स पर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज जो मेरा एरे है वो क्या करता है, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर करता है। तो एरे मेरा एम्प्लॉय टाइप का, तो उसमें मैं स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करा सकता। बट इसका जो एक सॉल्यूशन वो ये है कि आप ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना सकते हैं और उसमें आप एम्प्लॉय स्टूडेंट किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको इस केस में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट एरे के केस में। सेकंड प्रॉब्लम ये है एरे के केस में, वो मैं अभी बात करता हूँ कि नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल नहीं है एरे के अंदर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो आपको हर एक चीज़ करने के लिए आपको लॉजिक्स रिक्वायर्ड होंगे, एंड हर कोई लॉजिक्स में अच्छा नहीं होता। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ एन एरे इज इजी, बट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द एरे इज डिफिकल्ट। अगर हम एरे के अंदर स्टार्टिंग में अगर एरे के अंदर हम स्टार्टिंग में और एंड में कोई एलिमेंट स्टोर करते हैं तो ये एक इजी ऑपरेशन होगा। एंड में आप इजीली स्टोर कर पाएंगे, किसी भी एलिमेंट को डिलीट भी कर पाएंगे। अगर आपको कोई एलिमेंट एरे के मिड में इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी कि आपको जिस लोकेशन पर और जिस इंडेक्स पर एलिमेंट स्टोर करना है उस इंडेक्स को आपको पहले एम्प्टी करना पड़ेगा, यानी कि उस इंडेक्स से जो एलिमेंट्स हैं उनको बाय वन पोजीशन एरे के सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आपका एरे के अंदर 1 लाख एलिमेंट्स हैं और आपको 50,000 पोजीशन पर एलिमेंट स्टोर कराना है, तो आपको 50,000 एलिमेंट्स को वन पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो इंडेक्स एम्प्टी होगा। उस इंडेक्स पर तब आप इंसर्ट कर पाएंगे एलिमेंट को। अगर आपको स्टार्टिंग में करना होता एलिमेंट स्टोर तो आपको 1 लाख एलिमेंट्स को क्या करना पड़ता, अब एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ता, तो काफ़ी प्रोसेसिंग में टाइम लगता। ओके, और आपको इसके लिए लॉजिक भी लिखना पड़ता। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एरे के अंदर स्टार्टिंग में और मिड में एलिमेंट का इंसर्ट करना और डिलीट करना क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके लिए कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है, ये आपको लॉजिक के थ्रू ही करना पड़ेगा। बट कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा नहीं है, आपके पास मेथड्स अवेलेबल हैं, वो ईजिली किसी भी पोजीशन पर मिड में और स्टार्टिंग में या कहीं भी इंसर्ट कर देंगे एलिमेंट को। आपको लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा। So retrieving the elements from an array is easy, but after retrieving the elements, if we want to process them, then there are no methods available to carry out this. Basically जैसे कि मैंने बताया, आपके array के अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। बट अगर मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करूं तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके हम ऑपरेशंस को ईजिली कैरी आउट कर सकते हैं। सो
अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई एरे के अंदर कि आपका जो एरे है वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, तो आपका जो कलेक्शन है वो क्या है, डायनेमिक है, यानी कि यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन है वो रन टाइम पर होता है। तो ये हमारे पहला जो रीजन है कि वाई डू वी नीड कलेक्शन, तो फर्स्ट रीजन क्या होगा कि हमारा जो कलेक्शन है वो डायनेमिक है। नेक्स्ट हमारा जो एरे है वो होमोजेनस डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपका जो कलेक्शन है वो होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस दोनों तरीके से एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। एंड एरे में कोई भी प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल नहीं है, आपको हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। बट कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, आपके पास प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल हैं, तो आपको किसी लॉजिक और जनरली आपको लॉजिक की नीड नहीं पड़ेगी। वो आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड ऑल। तो दीज आर द रीजंस कि सो जैसे दीज आर द रीजंस कि वाई डू वी नीड कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमको कलेक्शन फ्रेमवर्क की नीड क्यों है। तो उसके लिए आपको समझनी पड़ेंगी एरे की लिमिटेशंस एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क की फीचर्स की। तो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वाई डू वी नीड कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। तो इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।